आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं डढ़ाबा न्यूज़। आज हम AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। उन आरोपों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जहां कहा जाता है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं और AIMIM पार्टी बीजेपी की बी टीम है। 2014 में जब से भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है, आरोप लगते रहे हैं कि हैदराबाद से 5 बार के सांसद रहे और AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं। ये कौम के वफादार नहीं बल्कि गद्दार हैं और इन्हीं की वजह से बीजेपी जीतती आई है। अभी हाल ही में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एक बार फिर ये आरोप ताज़ा हो उठे कि ओवैसी की वजह से बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराने में कामयाब रही और AIMIM ने ओखला और मुस्तफ़ाबाद से उम्मीदवार उतार कर इसमें आग में घी डालने का काम किया। इसी तरह जब बिहार के सीमांचल की कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी तो कहा गया कि ओवैसी भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिहार में घुसपैठ किए हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी जब ओवैसी की पार्टी से कैंडिडेट मैदान में उतरे तो यही आरोप दोहराया गया और महाराष्ट्र की चुनिंदा सीटों पर जब AIMIM के उम्मीदवार लड़े तो बीजेपी ने नहीं उन कथित सेकुलर पार्टियों ने ही ओवैसी को कटघरे में खड़ा किया। इसी तरह जब गुजरात में भी ओवैसी ने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की तो यही आरोप लगे कि वो बीजेपी को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या ओवैसी सच में मुसलमानों के हित में काम कर रहे या कौम के साथ दगा कर रहे? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी दाढ़ी रखते हैं और हमेशा आपने इन्हें गोल वाली टोपी लगाए हुए शेरवानी के साथ देखा है। इनका हुलिया ही इन्हें एक पहचान देता है कि ये एक मुस्लिम जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ओवैसी भारत में मुसलमानों के रहनुमा हैं या पर्दे के पीछे बीजेपी से साजबाज करते हैं या ऐसा कुछ है नहीं। नंबर 1, ओवैसी कुल जमा उतनी ही सीटों पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिख जाएंगे जिससे बीजेपी सीधे तौर पर पुरजोर फायदे में नजर नहीं आ सकती। इसके बरक्स दूसरी कथित सेकुलर पार्टियों के ढेरों उम्मीदवार आपको दिखेंगे जिसकी वजह से बीजेपी कुछ सीटों पर आपको मुख्तसर वोटों से जीतती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि झौवा भर भर के आपको निर्दलीय उम्मीदवार दिख जाएंगे लेकिन उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं। दूसरा, अभी हालिया ओखला और मुस्तफ़ाबाद की इन 2 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे और इनका वोट शेयर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों से कहीं ज़्यादा रहा और यहाँ MIM पार्टी ने अपना लोहा भी मनवाया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ओखला में AIMIM के उम्मीदवार शिफाउर रहमान खान ने 39,558 वोट हासिल किए जो कुल मतों का लगभग 18.8% है और ये यहाँ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं मुस्तफ़ाबाद में AIMIM के ताहिर हुसैन ने 33,474 वोट प्राप्त किए जो कुल मतों का लगभग 16.6% है और ये तीसरे स्थान पर रहे। तीसरा, AIMIM उन चुनिंदा सीटों पर आपको चुनाव लड़ती हुई नजर आती है जहां मुसलमानों के वोट के जीत हार में खासा फर्क डालते हैं। चाहे आप डेटा उठाकर बिहार का देख लें, बंगाल का, गुजरात या यूपी का या फिर दिल्ली का। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इससे बीजेपी को कहाँ फायदा पहुंच रहा, क्योंकि ये सर्वविदित है कि मुसलमान बीजेपी का कट्टर वोटर कभी नहीं रहा है। इसी तरह अगर आप बात करें महाराष्ट्र में तो यहाँ AIMIM कुल जमा 16 सीटों पर चुनाव लड़ी
और एक मालेगांव सेंट्रल पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 5 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर रही। औरंगाबाद ईस्ट की सीट पर इम्तियाज जलील क्यों हारे? बीजेपी से या फिर किन कथित सेकुलर पार्टियों के वोट काटने की वजह से? क्योंकि यहाँ AIMIM के इम्तियाज जलील को 91,113 वोट मिले और बीजेपी के अतुल मोरेश्वर को 93,274 वोट मिले और ये मात्र 2,161 वोटों से जीते। और यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लहू हनुमंतराव शेवाले को 12,568 वोट मिले, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर खान यासीन को 6,507 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद को 5,943 वोट मिले। अब अगर हम इन 3 कथित सेकुलर और दलित पार्टियों के उम्मीदवारों का कुल वोट जोड़ लें तो ये 25,018 हुआ, और इसमें भी अगर दलित पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी का वोट और मुस्लिम प्लस यादव के गठजोड़ पर डिपेंडेंट रहने वाली पार्टी सपा का ही वोट निकाल दें तो इम्तियाज जलील की जीत होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो यहाँ क्या ये माना जाए कि कांग्रेस, सपा और VBA ने बीजेपी से हाथ मिला रखा था और AIMIM के मजबूत उम्मीदवार इम्तियाज जलील को हरवा दिया? यहाँ आप बीजेपी का एजेंट किसे कहेंगे? वहीं मानखुद शिवाजी नगर में अबू असीम आजमी भी हारते हारते ही बचे, जहां AIMIM के कैंडिडेट अतीक अहमद सारे मुख्यधारा की पार्टियों को धूल चटाते हुए दूसरे नंबर पर रहे थे। हाँ, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM ने 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन यहाँ इनका खाता नहीं खुल सका। राजस्थान का भी कमोबेश यही हाल रहा और 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM ने 10 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ भी ये कोई सीट जीतने में नाकाम रही। हालांकि अपने गढ़ तेलंगाना में संपन्न 2023 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत का परचम लहराया। इन आंकड़ों में से सिर्फ यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां AIMIM को अब तक मुस्लिम वोटर्स का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला है। इन एनेक्डोट्स के सहारे मैं आपको बताता चलूं कि अब तक मेरी जितनी बातें हुई हैं इन कथित मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, उनमें ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी को पसंद नहीं करते और ओवैसी की पार्टी की पैठ अमूमन कम पढ़े लिखे नौजवानों में ज़्यादा देखने को मिलती है। साफ है कि ओवैसी अगर कम पढ़े लिखे लीडर होते तो भारत के पढ़े लिखे मुसलमान ही सबसे पहले इनकी लुटिया डुबोने का काम करते, लेकिन चूंकि ओवैसी गालियां खाकर भी पूरी शिद्दत से अपने मिशन में लगे हुए हैं, कम रिसोर्सेज के बावजूद अपनी पार्टी का खूब प्रचार कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि मरने से पहले भारत में मुसलमानों का दानिश्वर तबका शायद ही इन्हें और इनकी राजनीति को एक्सेप्ट कर पाए। चूंकि ओवैसी का लिबास, उनकी पहचान उन्हें एक अलग शिनाख्त देती है, तो बीजेपी से ज़्यादा उन कथित सेकुलर पार्टियों के नेताओं के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं कि ओवैसी आया तो हमारे वोट खा जाएगा। दिक्कत इन कथित पंथ निरपेक्ष पार्टियों के मुस्लिम नेताओं को भी होती है कि अगर ओवैसी मजबूत होता रहा तो इन मुस्लिम नेताओं की इन कथित सेकुलर पार्टियों में चल रही दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहीं भारत की छुटभैया मुस्लिम पार्टियों के पेट में भी मरोड़ उठने लगती है कि अगर ओवैसी बाहुबली बनता गया तो इनकी कलई खुल जाएगी और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप जरा असदुद्दीन ओवैसी को बातों को सुनिए, उनके तेवर को देखिए, संसद में मुसलमानों को लेकर उनके हक की पामाली के खिलाफ उनकी बुलंद होती आवाज़ को तौलिए, उनके जज्बात की तहकीक करिए
क्या उनके लहजे से लगता है कि वो कौम के गद्दार हैं? क्या कोई एक भी सबूत है जो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट साबित कर सके? एक सवाल ये जो बरसों से पूछा जाता रहा है कि अगर यादव और दलितों की आबादी मुसलमानों से कम होते हुए भी इनकी क़यादत है, इनके क़ैद हैं, तो मुसलमानों के लिए ये त्याज्य क्यों है भला? और एक सच ये भी है कि मुसलमान लीड नहीं करेगा, वो पिछलग्गू बनकर रहेगा, तभी ये सेकुलर जमातें उसे तस्लीम कर सकती हैं। वरना ओवैसी में कौन से कांटे लगे हैं जो आज हाशिए पर ढकेल दिए गए? क्या ये इसलिए कि इससे इन कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का बचा खुचा हिंदू वोट बैंक छिटकने का खतरा है? और ये भी वही ओवैसी ही हैं जिन्हें 2014 में सपा की हुकूमत ने ही आजमगढ़ में जाने नहीं दिया था, जहां उन्हें 1 फरवरी 2014 को संजरपुर में एक जनसभा को संबोधित करना था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि देश की कौन सी पार्टी भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के साथ? बाकी सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओवैसी को लेकर और क्या कहा जा सकता है, और जो कुछ यहाँ छूट गया है वो किसी दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हाँ, द ढाबा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। जय हिंद।